आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को आज हम स्टडी करेंगे। बहुत आसान सा टॉपिक है, बड़ा मजे का टॉपिक है। बहुत से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इसमें। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशंस। तो बच्चों, हमारे पास नेचर में दो तरह की ऑसिलेशंस होती। एक जिनको हम बोलते हैं फ्री ऑसिलेशंस और एक होती हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस। अगर आप किसी भी ऑसिलेटिंग सिस्टम को उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करने के बाद फ्रीली रिलीज कर दें और वो अंडर द नेचुरल फोर्सेस ऑसिलेट करती रहे वो चीज, तो इसको हम नाम देंगे फ्री ऑसिलेशंस का। लेकिन अगर आप किसी को झूले देते हैं और झूले के वापस आने पर आप दोबारा से उस पर फोर्स लगाते हैं, तो मुसलसल उसको फोर्स लगाकर वाइब्रेट करवाने के लिए जो फिनोमेना आप यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशंस। नेचर में मोस्टली जो वाइब्रेशंस की टाइप्स है ना, वो फोर्स्ड वाइब्रेशंस हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो आप फोर्सफुली सुन रहे हैं ना, आप अपने ईयर ड्रम्स को कंट्रोल तो नहीं कर सकते। मैं जब तक बोलता रहूंगा आपके ईयर ड्रम्स वाइब्रेट करते रहेंगे, तो आई एम एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशंस। जो फ्री ऑसिलेशंस होती हैं उनको हम नेचर में बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, और जहां फोर्स्ड ऑसिलेशंस हो उसको हम बोलते हैं ड्रिवन हार्मोनिक मोशन। ड्रिवन हार्मोनिक मोशन का ही आउटकम होता है रेजोनेंस और डैम्पिंग। इसका मैं शॉर्ट सा हवाला दे देता हूं। अगर किसी एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी किसी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तो फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस, और अगर यही बात अनइक्वल हो जाए तो दैट विल गो टुवर्ड्स द फिनोमिना ऑफ डैम्पिंग। ठीक है। अगर किसी सिस्टम की नेचुरल और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसीज बराबर हो जाएं तो व्हाट विल हैपन, रेजोनेंस। अनइक्वल हो जाएं तो डैम्पिंग। व्हाट विल हैपन एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल इंक्रीज, एंड विद द डैम्पिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन विल डिक्रीज। ये दो बातें ध्यान में रखने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बेसिक आइडियाज दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज, ऑसिलेटरी भी कह सकते हैं और वाइब्रेटरी भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। द ऑसिलेटरी मोशन विच रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो दैट विल बी नोन एज अ पीरियोडिक मोशन। फोर्स that brings the body back to its equilibrium position is called restoring force, and the bodies oscillate due to the concept of restoring force। तो आपको क्वेश्चन आ जाए ना कि ऑसिलेशन की असल वजह क्या होती है, तो आप जवाब देंगे कि ऑसिलेशन की असल वजह होती है रीस्टोरिंग फोर्स। तो बॉडीज ऑसिलेट्स ड्यू टू, अगेन द आंसर इज रीस्टोरिंग फोर्स। द रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द, वेरी सिंपल आंसर, मीन पोजिशन। द रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द, अब इसमें मीन पोजिशन भी है, रेस्ट पोजिशन भी है, तो इसमें डी राइट ऑप्शन होगा। Under the action of restoring force, bodies overshoot the rest position due to the inertia of motion। कहते हैं ना कि बॉडी जहां से डिस्प्लेस हुई है वहां से वापस उस जगह पे रुकती क्यों नहीं है, तो वो अपना मोशन कंटिन्यू करती है बिकॉज देयर इज नो फोर्स टू स्टॉप द मोशन। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑसिलेटरी मोशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजिशन। तो ये कुछ बेस आइडियाज जो हैं वो कवर करने के बाद हुक्स लॉ पे आ जाते हैं। तो हुक्स लॉ इज एक्सप्रेस्ड एज इट इज एफ इज इक्वल टू के एक्स। और नेक्स्ट में देखो आपके पास मास गिवन है, एक्सटेंशन गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट आपने फाइंड करना है, तो के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स के साथ आप इसको फाइंड कर लेना। फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन, फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट, और फोर्स कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, सी ऑप्शन। और यहां पर यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट बच्चों न्यूटन पर मीटर, डायमेंशंस एम टी माइनस टू होती हैं इसकी, और इसका यूनिट आइडेंटिकल होता है सरफेस टेंशन के साथ। द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज अगेन आइडेंटिकल विद द सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन भी जो होती है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ के बराबर होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आ जाता है अक्सर। अब आता है एक सवाल कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड, वर्ड क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट, द चेंज ऑफ पोजिशन,
तो टाइम पीरियड में तो बॉडी जहां से चलती है घूम फिर के वहीं वापस आ जाती है, तो इसका मतलब है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। लेकिन यहीं पे वर्ड अगर डिस्टेंस हो तो आप सबको पता है कि इसका आंसर क्या आ जाता है, 4 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है, व्हेन अ मास अंडरगोज सिंपल हार्मोनिक मोशन देयर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट रेशियो बिटवीन इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। ये भी हम आगे जाके प्रूव भी करते हैं। तो अब सिंपली बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये है बच्चों कि हमारे पास एक मास स्प्रिंग सिस्टम है जो अपनी रेस्ट पोजीशन या एक्स इज इक्वल टू 0 पर पड़ा हुआ है। ये हमारे पास पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है और ये हमारे पास नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। अब इस मास को मैं हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू के एक्स अप्लाई करके खींचता हूं और ले आता हूं एक्सट्रीम पोजीशन तक। लेकिन मैं तो इसको खींच के एक्सट्रीम तक ला ही सकता हूं। ऑसिलेशन पर मजबूर इसे किसने करना है, द रीस्टोरिंग फोर्स विच विल बी माइनस के एक्स। तो दिस माइनस के एक्स विल कॉज एन एक्सेलरेशन इन द मास m। तो हम इक्वेट कर लेंगे दैट एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब a इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स हो जाएगा। अब इस इक्वेशन से आगे बात किधर जानी है वो पहले मैं जरा समझा दूं आपको। सर्कुलर मोशन में याद हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। बेसिकली यहाँ पे r आता है, लेकिन r की जगह पर यहाँ पर इस मोशन में क्या यूज हो रहा है, x। तो अभी आप जो इक्वेशन देख रहे हैं वो है माइनस के बाय एम इंटू एक्स। तो अगर हम कंपैरिजन करें इक्वेशंस में तो ओमेगा स्क्वायर जो है बच्चों वो किसके बराबर आ रहा है, के बाय एम के। और अकेला ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट के बाय एम के। ऑसिलेशंस में इंपॉर्टेंस ऑफ ओमेगा इतनी ज्यादा है कि ओमेगा थीटा बाय टाइम भी है। पूरे रेवोल्यूशन के लिए ओमेगा 2 पाई बाय टी भी है। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ये 2 पाई एफ भी है। इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट मास ये के बाय एम भी है। सिंपल पेंडुलम के लिए ये जी बाय एल भी है। तो जहां आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाए आप उससे बच्चों टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं और फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं, मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए भी और सिंपल पेंडुलम के लिए। और यही तो दो ऑसिलेटिंग सिस्टम है आपके पास। फिलहाल वापस आते हैं। यहाँ इक्वेशन में हमारे पास आप देखें कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स वाइल के एंड एम ये दो चीजें क्या है, कांस्टेंट। तो हम इसको लिखते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बट विद अ नेगेटिव साइन। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये मोस्टली द वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है कि ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स का क्या मतलब है। तो यहाँ पे बच्चों आपको थोड़ा सा डायरेक्शंस का ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो इस वक्त मास जिस जगह पर है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। सो हम कहेंगे कि व्हेन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव इट इज प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। बट जब ये मास इस पॉइंट पर होगा बच्चों तो ये तो माइनस एक्स पोजिशन है और रीस्टोरिंग किस तरफ एक्ट करेगी, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अब हम एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव लेंगे। सो व्हेन प्लस ए विल बी देयर इट विल बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। सो डू रिमेंबर के एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान मुसलसल एक फेज डिफरेंस रहेगा कितने डिग्रीज का, 180 डिग्रीज का या फिर पाई रेडियंस का। लेकिन आप अब जरा दोनों सूरतों में ध्यान दें डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पर। अगर बॉडी राइट की तरफ है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ है, बॉडी लेफ्ट को गई है तो एक्सेलरेशन राइट को चली गई है। लेकिन दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन है किस तरफ, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सो ये दो बातें हम सिंपली कह देते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड वी सिंपली कॉल दैट द नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब ये दो बातें कि प्लस माइनस ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस प्लस एक्स का मतलब है कि दोनों के साइंस ऑपोजिट होने चाहिए और दोनों को डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए। तो हाउ यू विल प्लॉट दिस इन ग्राफ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो एक्स नेगेटिव होना चाहिए और एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। यानी मेक अ स्ट्रेट लाइन इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड देन मेक अ स्ट्रेट लाइन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइंस पॉजिटिव और यहाँ पर भी दोनों साइंस पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। ठीक है बच्चों,
ये पहली तस्वीर, पहली कहानी सबको समझ आ गई, इधर होकर रिपोर्ट दे दें। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और इनके दरमियान फेज डिफरेंस कितना रहता है 180 डिग्रीज का। इसका एक और मतलब ये भी है बच्चों कि अगर हमारे पास एक ग्राफ है, उसमें ये हमारे पास अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो हम सेम उसी जगह पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे बिल्कुल आउट ऑफ फेज। यहाँ अगर क्रस्ट आ रहा है तो इसके बिल्कुल सामने क्या आना चाहिए है ट्रफ, और यहाँ अगर ट्रफ आ रहा है तो इसके बिल्कुल सामने क्या आना चाहिए है क्रस्ट। सो दैट विल बी द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। साफ पता चल रहा है कि दोनों में कितना फेज डिफरेंस है, 180 डिग्रीज का। आगे बढ़ते हैं तो देखें, अभी मैंने चीज समझाई कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो बनना चाहिए, और स्ट्रेट लाइन किस क्वाड्रेंट में बननी चाहिए, सेकंड और फोर्थ में। तो सेकंड और फोर्थ में जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन रही है वो बीटा ऑप्शन में बन रही है। इसके बाद कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं। वाइब्रेशन, द वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। टाइम पीरियड, द टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। और एम्पलीट्यूड की टर्म्स में अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करें तो एक पूरी वाइब्रेशन में डिस्प्लेसमेंट 0, और जो डिस्टेंस है वो 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में आपको ओमेगा के बारे में बता चुका हूं, थीटा बाय टाइम, 2 पाई बाय टी, 2 पाई एफ, अंडर रूट जी बाय एल, ये सारी वैल्यूज हम लिख सकते हैं ओमेगा के लिए। अब हम एक एक करके, ये बच्चों एमसीक्यूज हैं, मैं आपको सॉल्व फॉर्म में भेज दूंगा। हम मेन कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट के। अब आगे टॉपिक शुरू होता है एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक मैं एनिमेशन अंदर ऐड कर दूंगा दरमियान में, लेकिन हमें मेन रहना है कॉन्सेप्ट पे कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट की बुक में 2 इक्वेशंस हैं, एक x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, और एक x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी। ठीक है, मैं आसान सा हल बता रहा हूं बच्चों। अगर पार्टिकल का मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हो तो आप साइन फंक्शन से उसको डील करेंगे। अगर पार्टिकल का मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो तो फिर आप उसको कॉज से डील करेंगे। इसको यूं भी कहा जाता है कि व्हेन पार्टिकल टेक अ स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन देन व्हाट इज द इनिशियल फेज। तो यू विल ऑल रिमेंबर दैट इनिशियल फेज विल बी 90 डिग्रीज अगर बॉडी कहां से स्टार्ट लेती है, एक्सट्रीम पोजीशन से। पूरी इक्वेशन होती है ना, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब अगर तो स्टार्ट 0 डिग्री से हुआ है तो फाइव 0 हो जाएगा, लेकिन अगर स्टार्ट 90 डिग्री के फेज से यानी एक्सट्रीम पोजीशन से हुआ है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 90 डिग्री। और बच्चों साइन ओमेगा टी प्लस 90 जो होता है ये बेसिकली कॉज ओमेगा टी के बराबर होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कॉज ओमेगा टी। तो मैं इस झंझट से आपको निकाल के सादा सी बात बता रहा हूं। If a particle take a start from mean, तो use sine. If a particle take a start from extreme, then use the cos omega t. Now, how you can modify the equation? X is equal to x naught sine. अब ओमेगा को आप लिख सकते हैं ना 2 पाई बाई टी और साथ ही स्मॉल टी। बट एवरी स्टूडेंट शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टी एंड दिस टी। बच्चों, पार्टिकल मीन से स्टार्ट लेता है, एक्सट्रीम तक गया, फिर मीन तक आया, फिर एक्सट्रीम तक गया, फिर मीन तक पहुंचकर उसने जो एक वाइब्रेशन मुकम्मल की उसके टाइम को बोलते हैं टी। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि पार्टिकल जब इस पॉइंट से इधर तक पहुंचा है तो कितना वक्त गुजरा है, ये होगा स्मॉल टी, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस टाइम। तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड है, और किसी भी दरमियानी जगह पर जो टाइम लगेगा वो स्मॉल टी से डिनोट होगा। सिमिलरली यू कैन राइट x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी और फिर साथ आ जाएगा टी। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट से हमारे पास जो आगे बच्चों क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस में आगे जाने से पहले एक क्वेश्चन की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिला दूं। ये क्वेश्चन, ये एमकैट में क्वेश्चन आ चुका है। एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, टाइम पीरियड 10 सेकंड है, तो इसके बारे में एक्सेलरेशन की क्वेश्चन पूछी हुई थी। तो एक्सेलरेशन होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ओमेगा
2 पाई बाई टाइम पीरियड कितना है 10, उसके ऊपर क्या है स्क्वायर 7x, सो डेल्टा वाज द राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सिंपल है, वो मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आप लोग खुद भी कुछ करें, सारा कुछ मैंने तो नहीं ना करना। अच्छा जी, अब आते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, कॉन्सेप्ट पर। सवाल हल करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस बता दूं। बच्चों ये होती है रेस्ट पोजीशन, जिसको बोलते हैं x इज इक्वल टू 0। और बिल्कुल अगर ये मिड पोजीशन देखें तो इसको हम बोलेंगे x इज इक्वल टू, बल्कि चले यहाँ पे लिख देते हैं x इज इक्वल टू, ये जगह कहलाएगी x नॉट बाय 2। इसे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पोजीशन आएगी x नॉट बाय अंडर रूट 2। इससे भी थोड़ा सा आगे जाएंगे पोजीशन आएगी अंडर रूट 3 बाय 2 x नॉट। और यहां पर पहुंच के ऑब्वियसली x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x नॉट। मैं मैथमेटिकली लिखूंगा ना तो आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। ये 0.5 x नॉट है, ये 0.7 x नॉट है, ये 0.86 x नॉट है, और ये सीधा सीधा 1 x नॉट है। तो ये सीक्वेंस याद रखना किस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यूज बढ़ रही हैं। और ये जो चार पोजीशंस मैंने लिखी है ना, पूरे सिंपल हार्मोनिक मोशन में सारी इंपॉर्टेंस इन 4 पॉइंट्स की है। कोई किसी तरह से फेमस है, कोई किसी तरह से फेमस है, तो एक एक करके देखते हैं कि सबका सोर्स ऑफ फेमस होना क्या है। क्वेश्चन है जी, स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन का हिंट उसने मुझे देकर अलर्ट कर दिया कि इक्वेशन मैंने कौन सी यूज करनी है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी। एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन such that it covers half of amplitude in time। पार्टिकल ने स्टार्ट कहां से लिया, मीन से। वो कहता है कि ये हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड तक, यानी यहां तक कितनी देर में पहुंचेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं साइन क्यों यूज करूंगा, क्योंकि उसने मुझे बता दिया कि पार्टिकल टेक अ स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो मैं लिखूंगा कि x जो है वो मेरे पास x नॉट बाय 2 है, x नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी। एक्स नॉट को कैंसिल कर देगा तो 1/2 इज इक्वल टू साइन 2 पाई बाय टी इंटू टी। ये साइन बच्चों जब इस तरफ आ जाएगा तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 2 पाई टी बाय टी। अब साइन इनवर्स 1/2 जो होता है ना, ये साइन 30 डिग्री होता है, और 30 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2 पाई टी डिवाइडेड बाई टी। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इस टी को ऊपर ले आए, 2 को नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास जो स्मॉल टी आएगा वो कितना आएगा, टी बाय 12 सेकेंड्स। सो वेरी शॉर्टली, पार्टिकल को मीन से स्टार्ट लेने के बाद हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड तक पहुंचने में बच्चों कितना टाइम लगेगा, टी बाय 12 सेकेंड्स। ये हो गया वो सवाल जहां पार्टिकल कहां से स्टार्ट लेता है, मीन पोजीशन से। और यही सवाल अगर ऐसे आ जाए कि पार्टिकल टेक अ स्टार्ट एक्सट्रीम पोजीशन के लिए हम यूज करेंगे x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज फिर 2 पाई बाई टी इंटू टी। ठीक है, तो मैं अब सिर्फ फाइनल आंसर लिख रहा हूं। इस केस में जो आपका टी आएगा वो टी बाय 6 सेकेंड्स आएगा। यानी पार्टिकल ने स्टार्ट कहां से लिया जी, यहां से स्टार्ट लिया, और यहां से स्टार्ट लेकर वो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड तक कितनी देर में पहुंच रहा है, टी बाय 6 सेकेंड्स में। सो डू रिमेंबर, मीन से स्टार्ट लेके वो कितनी देर में आ रहा है, टी बाय 12 सेकेंड्स में, और एक्सट्रीम से स्टार्ट लेकर वो कितनी देर में पहुंच रहा है, टी बाय 6 सेकेंड्स में। ये दोनों टाइम याद रखने हैं, मीन से टी बाय 12 है, एक्सट्रीम से टी बाय 6 है। तो देखो सवाल एक आता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजिशन एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट्स SHM सच दैट इट कवर्स हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड इन 1 सेकेंड, देन द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। सवाल में वही कहता है कि उसको हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड तक पहुंचने में 1 सेकेंड लग रहा है, बताओ टोटल टाइम पीरियड कितना होगा। तो ध्यान से, आपके पास जो t है वो t बाय 12 सेकेंड्स है। अब t है हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड तक पहुंचने का टाइम, वो तो वो बता रहा है 1 सेकेंड है, तो दूसरी तरफ t बाय 12 बचेगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 12 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टाइम पीरियड कितने सेकेंड्स आ जाएगा, 12 सेकेंड्स आ जाएगा आपके पास टाइम पीरियड।
तो इस तरीके से बहुत अलर्ट होके ऐसे सवालों को देखना, सुनना और समझना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैंने अभी आपको चीजें सिखाई हैं, समझाई हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी पर। तो डिस्प्लेसमेंट पे ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, मीन से स्टार्ट हो तो साइन, एक्सट्रीम से स्टार्ट हो तो कॉस। और जो फर्स्ट टू इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की, उसमें ज्यादा हम रिलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ, कि किस सर्टेन टाइम पर पार्टिकल जो है वो किस पोजीशन पर एग्जिस्ट कर रहा है, मौजूद है। ठीक है बच्चों, अब आगे आते हैं वेलोसिटी पर। तो पहले तो वेलोसिटी को वैसे जनरली समझ लो ना, मीन पोजीशन, पार्टिकल ट्रेवल करता 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 एक्सट्रीम तक जाता है और एक्सट्रीम पे जाके रुकता है, यानी एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या आनी चाहिए है, 0। पार्टिकल एक्सट्रीम से वापस आता है तो स्पीड अप होता है, और स्पीड अप होते होते उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है किस पोजीशन पर, मीन पर। उसके बाद फिर वो एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए स्लो डाउन होता है और एक्सट्रीम पे जाके अगेन उसकी वेलोसिटी 0, और फिर मीन की तरफ आता है तो मीन पे आके उसकी वेलोसिटी फिर से क्या हो जाती है, मैक्सिमम। सो चंद बातें ज़हन में रख लो कि वेलोसिटी ऑफ एसएचएम कहीं 0 भी होती है, कहीं मैक्सिमम भी होती है। तो कोई ऐसा भी तो पॉइंट होता होगा ना जहां पर वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ भी होती हो। सो ये सारी बातें हमें सीखने को मिलेंगी जब हम वेलोसिटी का सबसे पहले फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर, जहां पर हम x की जगह x नॉट पुट कर देते हैं। तो हमारे पास v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सट्रीम पे सबूत भी मिल गया कि वेलोसिटी क्या होती है, 0। अब इसको मीन पे टेस्ट करते हैं। तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस, तो मीन के लिए तो x को 0 पुट करते हैं तो 0 खत्म, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म। तो आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, एक्स नॉट ओमेगा। इसको आप v नॉट भी कह सकते हो, एक्स नॉट ओमेगा भी कह सकते हो, एक्स नॉट अंडर रूट के बाय एम भी कह सकते हो, एक्स नॉट अंडर रूट या एक्स नॉट 2 पाई बाय टी भी कह सकते हो। यानी कई तरह से आप मैक्सिमम वेलोसिटी को यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये हो गया एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 और मीन पे वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। अब इसी मैक्सिमम के ताक़ुब में आगे चलते हैं। तो हम वेलोसिटी का दोबारा से जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू ओमेगा, एक्स नॉट अगर बाहर कॉमन निकाल लें तो पीछे जो स्क्वायर रूट बचेगा उसमें बचेगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर। कंफर्म कर दें, एग्री कर लें सब बच्चे, सबको समझ आई इस बात की, स्टेप की, ठीक है। तो अब देखो, ये जो एक्स नॉट ओमेगा है ये तो वी नॉट है, मैक्सिमम वेलोसिटी, अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मैंने क्यों बनाया है, ये फॉर्मूला मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं अपना वो सवाल भी जान सकूं कि भाई वो कौन सी जगह है जहां वेलोसिटी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाती है। तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, v इज इक्वल टू वी नॉट अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर। फिर मैं लिखूंगा वी नॉट बाय 2 इज इक्वल टू वी नॉट अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर। वी नॉट से वी नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बचेगा 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 - एक्स स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1 - एक्स स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर is equal to 1 - 1/4. Just keep solving with respect to your mathematical skills. तो x square by x naught square is equal to 3/4. X square is equal to 3x naught square by 4. And finally x is equal to under root 3/2 x naught. किसी को याद है ये कौन सी पोजीशन है, ये वही पोजीशन है 0.86 ऑफ एक्स नॉट। यानी यहां पर एक्स नॉट बाय 2 था, यहां पे एक्स नॉट बाय अंडर रूट 2 था, और ये वो पोजीशन है एक्स नॉट अंडर रूट 3 एक्स नॉट बाय 2, जहां पर बच्चों वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू का क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो अगेन मैं
फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पॉइंट्स बताता रहा हूँ। एक्स नॉट बाय 2 की इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर हम टाइम देखें तो मीन से एक्सट्रीम, मीन से हाफ तक यहाँ पे टी बाय 12 लगता है और एक्सट्रीम से इस पॉइंट तक टी बाय 6 टाइम लगता है। ये दोगे इसकी अहमियत। इस पॉइंट की क्या अहमियत है? इस पॉइंट की अहमियत ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ होती। तो मुझे सब बच्चे जरा कंफर्म कर दें, वेलोसिटी का ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया? चलो, दैट्स गुड। सो अब हमारे पास लेट्स से क्वेश्चन आ गया है कि अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम if the amplitude is 2 meter, time period is 2 seconds, then the maximum velocity. तो maximum velocity x नॉट ओमेगा है, x नॉट और साथ हम लिखेंगे 2 पाई बाय टी। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? टाइम पीरियड दिया है जी 2 सेकेंड्स। x नॉट कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो हमारे पास 2 पाई जो है सेकेंड, 2 पाई मीटर पर सेकेंड, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है। थोड़ी देर पहले हमने एक ग्राफ बनाया था, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। वो तो बनी थी एक स्ट्रेट लाइन बिटवीन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो व्हाट इफ वी मेक या प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट? तो बहुत आसान और बहुत मजे का ग्राफ। देखो ये जहां पे मैं रेड डॉट लगा रहा हूं ये तो होगी मीन पोजीशन, ठीक है। फर्ज कर लो ये है पॉजिटिव एक्सट्रीम, फर्ज कर लो ये है नेगेटिव एक्सट्रीम, और ये है पॉजिटिव वी नॉट मैक्सिमम वेलोसिटी, ये है नेगेटिव वी नॉट मैक्सिमम वेलोसिटी। अब देखो जरा ध्यान से, जहां मीन पोजीशन है वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, चलो मैक्सिमम हो गई। अब जैसे जैसे तुम मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाओगे, इस तरफ जाओगे, वेलोसिटी को कम होना चाहिए, तो वेलोसिटी कम भी हो रही है। उसके बाद तुम वापस आओगे तो वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, मगर वेलोसिटी को अपनी डायरेक्शन बदल लेनी चाहिए। फिर तुम मीन पे पहुंच के मैक्सिमम हो जाओगे। अब मीन से ऑपोजिट एक्सट्रीम पे जाओगे, वेलोसिटी फिर जीरो होगी, और जीरो से फिर दोबारा मीन पे आओगे तो वेलोसिटी अगेन मैक्सिमम हो जाएगी। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये एक इलिप्टिकल सा जो ग्राफिकल रिलेशन है ना वो चलता रहेगा। तो सवाल आता है कि द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज डैश इन शेप, दैट इज इलिप्टिकल इन शेप। तो ए एक्स ग्राफ बच्चों क्या है? स्ट्रेट लाइन, जबकि वी एक्स ग्राफ हमारे पास क्या है? एक इलिप्स, ठीक है। तो डू रिमेंबर दैट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या है? एक इलिप्टिकल ग्राफ है। यहाँ पे अभी क्वेश्चन भी आता है आगे, देखो। विच ग्राफ बेस्ट शोज हाउ द वेलोसिटी of object performing simple harmonic motion of amplitude a varies with displacement। यानी velocity कहाँ गई? velocity ये रही, velocity with respect to displacement। तो कौन सा ग्राफ इसको रिप्रेजेंट करेगा? दैट इज ओनली सी ग्राफ, जो पूरा एक एलिप्स बना रहा है velocity और displacement के दरमियान। इज दैट क्लियर बच्चों? तो a particle execute SHM, then the graph of velocity as a function of displacement is a ellipse हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का हमने शुरू में भी फॉर्मूला पढ़ लिया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करे तो कौन सी पोजीशन? मीन पोजीशन। तो a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू एक्स नॉट पुट करें तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, यानी हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। एंड हाउ वी कैन राइट मैक्सिमम एक्सेलरेशन? a इज इक्वल टू माइनस, अब ओमेगा स्क्वायर को हम 2 पाई बाई टी का स्क्वायर इंटू एक्स नॉट भी लिख सकते हैं, और एक्सेलरेशन को हम माइनस 2 पाई एफ का स्क्वायर इंटू एक्स नॉट भी लिख सकते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दोबारा यहाँ पे देखो, यहीं पे रिकॉल करते हैं। पार्टिकल को पूरे टाइम पीरियड में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करनी पड़ती है? द आंसर इज 0। कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है? आंसर इज 4a। बॉडी ऑसिलेट करती है किस फोर्स की वजह से? रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। पार्टिकल को मीन से स्टार्ट लेना पड़े तो साइन, एक्सट्रीम से स्टार्ट लेना पड़े तो कॉस। मीन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड तक टाइम कितना लगता है? t/12 सेकेंड्स। एक्सट्रीम से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड तक टाइम कितना लगता है? t/6 सेकेंड्स। हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड x नॉट बाय 2 है। वट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडर रूट 3/2 x नॉट?
that is the point where velocity is half of its maximum value, otherwise velocity is maximum at mean position and minimum at extreme position. और acceleration के बारे में क्या ख्याल है? Acceleration is maximum at extreme position and acceleration is zero at the mean position. यही सारी बातें मैंने यहाँ पर एक ग्राफ की या एक सिंपल पेज के ऊपर ये सारा कुछ जो समझाया है वो लिख के रख दिया है। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज ये आपको साथ में सेंड कर ही दूंगा। और लास्ट पे हम जरा ग्राफ पे आ जाए, तो ग्राफ वेरी सिंपली मैं यहाँ पे थोड़ा सा थिक करके बना देता हूँ। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है अगर, तो बिल्कुल इससे ऑपोजिट बनेगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विद अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। जबकि वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनेगा? देखो, जहां पोजीशन मीन है वहां वेलोसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ये फिर मीन है, वेलोसिटी नेगेटिव मैक्सिमम हो जाएगी। ये फिर एक्सट्रीम पोजीशन है, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मीन पे आके वेलोसिटी फिर से मैक्सिमम। सो दिस शुड बी द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बाय ऑब्जर्विंग द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का फेज डिफरेंस कितना होता है? डू रिमेंबर, ये फेज डिफरेंस होता है कितने डिग्री? 90 डिग्री। क्योंकि जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वेलोसिटी जीरो है, जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो है वेलोसिटी मैक्सिमम है, इस केस में हम कहेंगे कि ये फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री का। तो ये सारी जो डिपिक्शन है वो यहाँ पर की भी हुई है बच्चों। ठीक है, आगे इसी तरह क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन फिर ये आपको जो फाइल में सेंड करूंगा आप उसके जरिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे जरा ओके रिपोर्ट दे दें, लेक्चर समझ आ गया आज का सब बच्चों को?